बच्चों, मैं आर.के. सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 62, जिसका टॉपिक है सत्ता में साझेदारी। बच्चों, इस टॉपिक पर हमने एक वर्कशीट पीछे प्रश्न क्वेश्चन आंसर पे कर चुके हैं। इस टॉपिक पे पढ़ाई के लिए एक वर्कशीट आपके काम की हो चुकी है, जिसमें आपने जाना था कि सत्ता में साझेदारी क्या है और ये किन स्तरों पर किस तरह से संभव होता है। इसमें आपने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण भी जाने थे और भारत में भी जाने थे कि भारत में किस तरह से सत्ता की साझेदारी को सुनिश्चित किया गया है और किस तरह से विविधता में एकता को समाहित करता है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में जो प्रश्न उत्तर पर संबंधित है। तो इस वर्कशीट में हमें 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों को हल करने के लिए दिया हुआ है। तो आइए हम एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि किस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं और प्रश्नों को उत्तर लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो बच्चों, हमने पहले भी चर्चा की थी, ये 3 से 5 अंक वाले प्रश्न हैं। इनके लिए अगर वो 5 अंक के प्रश्न हैं तो 5 पॉइंट होने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना अधिक होती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर पे। बच्चों, आप देखेंगे कि इसमें पहला ही प्रश्न किया गया है कि सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि 2 प्रश्न हैं, सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है और दूसरा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के रूप का वर्णन करना है हमें। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित आवश्यकताओं के लिए वांछित है, क्योंकि देश की समग्र विकास के लिए, देश की एकता के लिए, देश के एक समान विकास के लिए तथा सामाजिक विवाद और तनाव से बचने के लिए। क्योंकि सभी समूहों की अगर भागीदारी होगी तो हमारा देश में शांति कायम हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट है, इसमें लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूप लिखनी है। तो उसके 3 रूप को आप इस तरह से लिख सकते हैं। सरकार के अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी, जैसे भारत सरकार में या हमारे देश की जो सरकारें हैं, इसमें शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में किया हुआ है और सभी अंग अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं। दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तरों की सत्ता की साझेदारी, जैसे हमारे यहाँ अपने देश में भी अगर आप उदाहरण से लेंगे तो हमारे त्रिस्तरीय सरकारें पाई जाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारें पंचायती सरकारें आती हैं। तो संविधान के द्वारा इन तीनों स्तर की सरकारों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं और वो अपने अपने अधिकार क्षेत्रों के अनुसार काम करती है। तो इस तरह से भी सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित होती है। वहीं तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो जैसे आप बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है, वहाँ पर हर समुदाय के लिए जो मेनली समुदाय है उनके लिए अलग अलग सरकारों का गठन किया गया है, जो उनका प्रतिनिधित्व करती है और उनके विकास के लिए कार्य करती हैं। वहीं भारत में आप देखेंगे, भारत में ऐसी कोई सरकार का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो स्थानीय सरकारें हैं वो कुछ इसी तरह से काम करती है कि स्थानीय लोगों के विकास के लिए काम करती है। इसके साथ साथ भारत में दबाव समूह, हित समूह या अन्य संगठन भी अपनी मांगों के द्वारा सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित करते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा अल्पसंख्यक समुदाय, फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं अल्पसंख्यक समुदाय हैं, फिर भी अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि बेल्जियम में फ्रांसीसी समुदाय अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित हैं। इनकी सरकार में अच्छी खासी भागीदारी है, जॉब्स नौकरियों में ये बहुत बड़ी संख्या में है। फ्रांसीसी समुदाय के पास जमीन आदि अधिक संसाधन उपलब्ध है, जिनके कारण वो समृद्ध और शक्तिशाली हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दबाव समूह एक प्रमुख लोकतंत्र के सत्ता की साझेदारी करते हैं। अब दबाव समूह के बारे में लिखना है कि वो किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो दबाव समूह और हित समूह, यहाँ हित समूह भी लिखना था, दबाव समूह और हित समूह अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन इत्यादि करके सरकार पर दबाव डालते हैं और इस तरीके से सत्ता में साझेदारी करते हैं। वहीं कई बार सरकार अगर गलत निर्णय लेती है, दबाव समूह, हित समूह धरना प्रदर्शन, आंदोलन इत्यादि के द्वारा सरकार को निर्णय बदलने के लिए बाध्य करते हैं। और तीसरा आप लिख सकते हैं कि दबाव समूह और हित समूह सरकार के सामने जनता की समस्याओं को रखते हैं और आम लोगों की सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित करते हैं। इसी तरह से चौथा प्रश्न देखते हैं, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए।
यहाँ आप जिसका उत्तर लिख सकते हैं कि शक्तियों के बंटवारे के कारण सभी संस्थाएं अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में काम करती हैं तथा एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित करती है, यानी चेक एंड बैलेंस बना रहता है। दूसरा है शक्तियों के बंटवारे के कारण देश में आपसी झगड़े, दंगे, सामाजिक तनाव इत्यादि की संभावना कम हो जाती है क्योंकि सभी लोगों की सत्ता में भागीदारी होती है। तीसरा, देश में शांति बनाए रखने के लिए सभी शक्तियों का बंटवारा आवश्यक हो जाता है। शक्तियों के बंटवारे के कारण पूरे देश में एक समान विकास संभव हो पाता है क्योंकि हर क्षेत्र का और हर समूह का सत्ता में भागीदारी होती है। सभी लोगों के सहभागित होने के कारण, सहभागी यहाँ लिखना है, सभी लोगों के सहभागी होने के कारण देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, यहाँ सहभागी लिख लेंगे आप लोग, मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विशेषताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए 3 उपायों की चर्चा कीजिए। इसमें आप लिख सकते हैं केंद्र सरकार में सभी क्षेत्रीय और सांस्कृतिक समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की गई बेल्जियम में। ठीक है, केंद्र में बहुत सारी शक्तियां लेकर राज्य सरकारों को दे दी गई क्योंकि विभिन्न जो राज्य सरकारें हैं वो अलग अलग सांस्कृतिक और क्षेत्रीय समूहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। केंद्र सरकार में फ्रेंच तथा डच भाषी मंत्रियों की संख्या एक समान निश्चित की गई जबकि उनकी संख्या समान नहीं है। देश में सभी समुदायों के लिए अलग से सामुदायिक सरकार का गठन किया गया ताकि उन सभी समुदायों का विकास पर्याप्त रूप से हो सके। छठा है बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाववाद की भावना को बढ़ा दिया, व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि चूंकि श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक थे तो इसीलिए बहुसंख्यकवाद के चलते उनको भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचा। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, पहले तो समझना होगा कि बहुसंख्यकवाद क्या है और उसके बाद हम उसका प्रभाव समझेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं बहुसंख्यकवाद क्या है, जब सत्ता में बहुसंख्यक वर्ग अपनी जो प्रवृत्ति दबदबा बनाने की कोशिश करता है तो उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। यानी जब जो उसकी संख्या ज़्यादा है वो वर्चस्व बनाने की कोशिश करता है सत्ता में या बना लेता है तो उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कारण अलगाववाद की भावना बढ़ने के निम्नलिखित कारण है। पहला, जैसे देखेंगे 1956 में सिंहली भाषा, चूंकि सिंहली वहाँ पर क्या है, बहुसंख्यक है, को एकमात्र आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया। इससे जो अल्पसंख्यक समूह तमिल हैं उनको काफ़ी भावनात्मक रूप से ठेस पहुंची। श्रीलंका में एक कानून के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया जबकि तमिल धर्म मानने वाले बहुत सारे शैव या हिंदू धर्म के थे तो उनको काफ़ी इससे निराशा हुई। सरकारी नौकरियों में विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए भारतीय लोगों को प्राथमिकता दी गई तो इससे भी लोगों को नुकसान भावनात्मक रूप से ठीक पहुंचा कि वहाँ पर जो बहुसंख्यक वर्ग है सिंघली लोगों को प्राथमिकता हर चीज़ों में दी जा रही है तो इससे भी उन्हें काफ़ी निराशा हुई और वो एक तरह से वो ये समझने लगे कि श्रीलंका हमारा देश नहीं है। तो यहीं आगे चल करके आपने पढ़ा भी है कि तमिल वहाँ पर आंदोलन शुरू हो जाता है और वो एक तरह से आतंकवादी गतिविधियों में की तरफ बढ़ने लगते हैं, हथियार उठा लेते हैं और श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। 7वां प्रश्न देखते हैं, उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया। अब देखिए इसमें बेल्जियम और श्रीलंका दोनों को दिया हुआ है कि एक किन किन तरीकों से इन दोनों ने किया। बेल्जियम ने कैसे किया, बेल्जियम में सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने के लिए सत्ता की साझेदारी को अपनाया गया। केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर राज्य सरकारों को दे दी गई तथा सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, यानी सभी समुदायों को सत्ता में साझेदारी दी गई। वहीं श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का रास्ता चुना गया। इसके कारण देश विभाजन के कगार पर पहुंच गया और गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। 8वां प्रश्न देखते हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि विभिन्न कैसे कैसे विभिन्न समूहों के द्वारा सत्ता में साझेदारी की जाती है। तो इसमें जैसे पहला है, लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है। विभिन्न सामाजिक समूह को अपनी मांग तथा मुद्दों को उठाने की आज़ादी होती है। विभिन्न सामाजिक समूह अपने दबाव समूह या हित समूह का गठन कर सकते हैं और इस तरह से वो सत्ता में साझेदारी कर सकते हैं। सरकार को भी विभिन्न सामाजिक समूह के हितों की तरफ ध्यान देना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं विभिन्न माध्यमों से वो सरकार पर प्रेशर बनाने में सफल होते हैं।
9वां प्रश्न देखते हैं, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है, 4 उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। अब देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है, इसको हमें तर्क के द्वारा इसको सही साबित करना है, सत्य सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जिसके लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अब सत्ता में अगर जनता की भागीदारी नहीं होगी तो उस लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए चूंकि लोकतंत्र की मेन भावना है जनता का शासन, तो इसीलिए लोकतंत्र में समानता सुनिश्चित करने के लिए भी सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। लोकतंत्र में एक समान विकास के लिए भी सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। और तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार में सबको एक समान अधिकार देने तथा न्याय देने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो इससे क्या है कि लोगों की सहभागिता बढ़ती है और सभी लोगों के विकास होने की संभावना बढ़ जाती है, जो वास्तव में लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है। 10वां प्रश्न देखते हैं, बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया। इसका देखिए, बेल्जियम की सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। केंद्र सरकार में बहुत सारी शक्तियां लेकर राज्य सरकारों को दे दी गई ताकि विभिन्न जातीय समूहों को समाहित किया जा सके। केंद्र सरकार में फ्रेंच तथा डच भाषी मंत्रियों की संख्या एक समान निश्चित की गई। राजधानी ब्रसेल्स की सरकार में डच भाषा मंत्रियों की संख्या एक समान रखी गई। डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या एक समान रखी गई। देश में सभी समुदायों के लिए अलग से सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं स्रोत आधारित प्रश्नों पर। तो ये देखिए, स्रोत आधारित प्रश्नों का नया पैटर्न शुरू किया गया है, जिसमें एक अनुच्छेद दिया हुआ होता है और उसे पढ़ करके उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आइए पहले हम अनुच्छेद को समझते हैं। अनुच्छेद में लिखा है, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस अनुच्छेद में लोकतंत्र के बारे में लिखा है कि सत्ता की साझेदारी कहेंगे या कहें क्यों आवश्यक है लोकतंत्र में, और किस तरह से लोकतंत्र में निर्णय लेने में थोड़ी देरी भले हो सकती है लेकिन वहां पर उचित निर्णय लिए जाते हैं। तो आइए पहले देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है। देखते हैं, इसमें आपके अनुच्छेद के शुरू लाइन में ही लिखा था, लास्ट के दूसरे लाइन में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो इसका आप एक लाइन में उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा। तो लोकतंत्र की भावना के अनुरूप समानता और जनता की भागीदारी सरकार में तय करने के लिए सत्ता की साझेदारी का विचार उभरा, क्योंकि लोकतंत्र के लिए समानता और सभी की भागीदारी होनी चाहिए, इसीलिए विचार उभरा कि भाई सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। जो तीसरा प्रश्न है, त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि यह सही है कि लोकतंत्र में त्वरित निर्णय नहीं हो पाते तथा निर्णय करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि यहाँ निर्णय लेने में बहुत सारे लोग और संस्थाएं एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हैं। यहाँ कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता बल्कि बहुत सारी संस्थाएं मिल करके और लोग मिल करके निर्णय लेते हैं। तो जाहिर है उसमें कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन ये निश्चित है कि लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि यही इसकी खासियत हो जाती है। क्योंकि भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निर्णय अच्छा होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय लेते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं हम। इसमें दिया हुआ है कि प्राचीन समय में यह माना प्रश्न पढ़ते हैं पहले। ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको क्या करना है कि जो आपने अनुच्छेद पढ़ा उसी का सारांश लिखना है। तो इसका उत्तर आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं या यहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं कि प्राचीन समय में यह माना जाता था कि शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथों में ही होनी चाहिए ताकि त्वरित निर्णय लिए जा सके, जो उस समय की जरूरत थी, उस समय की।
लोकतंत्र के आगमन के बाद इस विचार में बदलाव आया तथा लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत जिनमें जनता का शासन का प्रावधान किया गया था अपनाया गया। इस प्रकार लोकतंत्र में जनता का शासन उसकी सत्ता में साझेदारी से सुनिश्चित होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस वर्कशीट को आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं वर्कशीट। तो चलिए आइए देखते हैं आज के कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित संदेश। और आज का संदेश है कोविड-19 के विरुद्ध में जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों, हम लोग पहले भी इस बारे में चर्चा करते रहे, हमें अपनी पूरी प्रिकॉशंस फॉलो करनी है, मास्क पहननी है जब भी बाहर निकलना है, नियमित रूप से अपने हाथ धोने रहनी है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करनी है। ऐसा करके हम स्वयं का और अपने समाज का कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसे पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।